नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अब से किसी भी दिन किसी भी क्षण ये घोषणा हो सकती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसकी वजह बहुत स्पष्ट है। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता के लिए उस चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो नॉमिनेशन फाइल करने का मतलब है कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। तो बिहार की राजनीति से, राज्य की राजनीति से बल्कि कहना चाहिए कि उनकी विदाई तय हो गई है। अब देखिए, अब आकलन शुरू होगा नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल का, 20-21 साल के। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी जब वो लालू प्रसाद यादव से अलग हुए। 1995 का चुनाव, 1995 का चुनाव वो अलग लड़े, तब पार्टी का नाम था समता पार्टी। तो उन्होंने लेफ्ट पार्टी से गठबंधन किया और विधानसभा चुनाव लड़े। गठबंधन कुल 6 सीटें जीता, जिसमें से 4 समता पार्टी की थी, 2 लेफ्ट पार्टीज की। ये राजनीतिक पूंजी थी नीतीश कुमार की चुनावी राजनीति में। वैसे उनका कद जो है, जेपी आंदोलन में थे, समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और ये माना जाता था कि सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते। इन सब की वजह से उनकी एक अलग छवि थी, युवा भी थे उस समय। उसके बाद 96 में जब 13 दिन की सरकार बनी अटल जी की, तो समता पार्टी में उस समय जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और इन लोगों ने तय किया कि अटल जी का या बीजेपी का समर्थन किया जाए। तो शिवसेना और अकाली दल के अलावा तीसरी पार्टी जिसने समर्थन किया 96 में अटल जी का, वो थी समता पार्टी। तब से साथ शुरू हुआ दोनों पार्टियों का। 4 साल, 96 से 4 साल और 95 से 5 साल बाद 2000 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का बिहार में, तब बीजेपी उस समय बड़ी पार्टी थी। 95 में भी बड़ी थी। तब तक जो है बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। झारखंड में बीजेपी बड़ी ताकत थी उस नाते भी, और बिहार में भी, आज का जो बिहार है उसमें भी बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी थी। लेकिन बीजेपी ने तय किया कि हमको बिहार की राजनीति में एक समाजवादी पृष्ठभूमि का और अति पिछड़ा वर्ग का नेता चाहिए। बीजेपी के पास उस तरह का नेता था नहीं और बीजेपी इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने को तैयार नहीं थी कि नया नेता ग्रूम किया जाए। उसके बाद तो एक बना बनाया नेता उनके सामने था, नीतीश कुमार, जिसको बीजेपी ने, मैं कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। और नीतीश कुमार गोद लिए जाने के बाद उन्होंने मान लिया कि बीजेपी उनका घर है, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। बिहार बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बिहार बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं थी कि नीतीश कुमार के किसी फैसले पर सवाल उठा दे। अगर ज़रा सा भी कोई मतभेद का सवाल होता था तो बिहार बीजेपी के नेताओं से बात नहीं करते थे नीतीश कुमार, सीधे अटल जी से या आडवाणी जी से बात करते थे। और बिहार बीजेपी के नेताओं को धीरे धीरे समझ में आ गया कि बिहार में बीजेपी भी नीतीश कुमार चलाएंगे। ये परिस्थिति हो गई थी। इसी की वजह से सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री बने तो उनको लगा कि नीतीश कुमार से मिलकर चलने में ही भलाई है। उसकी वजह से वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र से गिर गए मतलब अलोकप्रिय हो गए। और भाजपा के कार्यकर्ताओं की उनसे शिकायत रही हमेशा कि वो नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन गए। तो जब से ये गठबंधन हुआ तब से 2013 तक नीतीश कुमार की यही स्थिति थी। 2013 में प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा जगी और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े, छोटी पार्टियों के साथ, शायद लेफ्ट के साथ फिर गठबंधन किया था। उनकी पार्टी को कुल 2 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिली, यानी बिहार की 40 सीटों में से उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। उससे पहले 2010 का विधानसभा चुनाव, वो नीतीश कुमार की राजनीति का पीक था, सर्वोच्च शिखर था, जब जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर 243 में से 206 सीटें मिली थीं। उसके बावजूद नीतीश कुमार ने 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के विरोध में गठबंधन तोड़ दिया। 14 में ये हाल हुआ। उसके बाद चले गए लालू प्रसाद यादव के घर गए और कहा कि मिलकर काम करेंगे। 15 का चुनाव वो मिलकर लड़ रहे थे, आरजेडी के साथ महागठबंधन बना और उसी में एक बयान आ गया आरक्षण को लेकर,
संघ प्रमुख का। पूरा चुनाव लालू प्रसाद यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया और बीजेपी हार गई बुरी तरह से। लेकिन नीतीश कुमार फिर लौट कर आए और 2020 में वो पहली बार हुआ 2010 के बाद 2020 में कि वो बीजेपी से छोटी पार्टी बन गए। 43 सीटें मिली उनकी पार्टी को, बीजेपी को 74 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर दावा नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन उसी समय से तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार का लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना कठिन है। और नीतीश कुमार को भी समझ में आने लगा था अब जो है वो उनकी हैसियत नहीं रह गई बीजेपी में जो अटल जी अडवाणी जी के समय हुआ करती थी, यानी बिहार बीजेपी को वो नहीं चला पाएंगे, अपनी ही पार्टी चला पाएंगे। इसलिए फिर वो चले गए आरजेडी के साथ। लेकिन कुछ ही समय में फिर लौट कर आ गए और कस्में खाई अब फिर जो है आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तब से अब तक साथ हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने एक दुविधा थी कि नीतीश कुमार को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े या बिना प्रोजेक्ट किए। लेकिन जो फीडबैक मिला उसमें पता चला कि अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी ने आखिरी मौके पर कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद उनका उससे पहले बल्कि बात किया उससे पहले ही उनका स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ होने लगा था। तो ऐसे में ये बीजेपी तय कर चुकी थी कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री के रूप में और नहीं चलने देना है। सवाल था टाइमिंग का। तो टाइमिंग चुना कब? अब बिहार में कोई भी चुनाव 3 साल बाद होगा। 26 चल रहा है, 29 में लोकसभा चुनाव होगा, फिर 30 में जो है विधानसभा चुनाव होगा। और बीजेपी के लिए लगा कि ये समय जो 3 साल का है बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सबसे अच्छा है। बीजेपी का हौसला इसलिए भी बढ़ा कि उड़ीसा में पहली बार उसका मुख्यमंत्री बन गया और पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था एक लंबी लकीर खींचने का। नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, ईमानदार नेता हैं। उनकी तरह का ईमानदार नेता किसी और पार्टी में नहीं है, बीजेपी के 2-3 नेताओं को छोड़ दें तो। उसके अलावा लोकप्रिय हैं अपने राज्य में, एक गवर्नेंस का मॉडल है उनका, बिहार के विकास को लेकर उनका विजन था और उसको ज़मीन पर उन्होंने उतारने की कोशिश की। लेकिन तो 2013 में जब से बीजेपी का साथ छोड़ा तब से वो उस पटरी पर जो है लड़खड़ाते हुए ही चलते रहे। लेकिन फिर भी वो बिहार की राजनीति में सबसे बड़े और सबसे कद्दावर नेता थे, आज भी हैं। अगर उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होता तो आज भी उनको मुख्यमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता था। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 2 मुद्दों पर अपने विरोधियों पर हमला किया। एक भ्रष्टाचार का इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी आरोप नहीं लगा, उनके विरोधियों ने भी नहीं लगाया नीतीश कुमार पर। और उसके अलावा परिवारवाद, खासतौर से लालू का परिवारवाद सामने था तो उनके लिए तुलना के रूप में प्रस्तुत करना और आसान था। उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं बढ़ाया, अपने बेटे को राजनीति तो छोड़िए सरकार के आसपास भी नहीं आने दिया जितने साल वो मुख्यमंत्री रहे। उनके लिए मैं जो कह रहा हूँ कि उनके पास बड़ी लकीर खींचने का मौका था, वो एक तरह से मैं मानता हूँ कि राज्यसभा में उनका जाना राजनीति से रिटायरमेंट है। तो उनके सामने एक अवसर था, जो बड़ी लकीर की बात कर रहा हूँ। उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, ये तय हो चुका है और ये भी लगभग तय है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो परिवारवाद के साथ न चलने का जो उन्होंने सम्मान अर्जित किया था वो अपनी राजनीतिक जीवन के आखिरी दिनों में खोने जा रहे हैं। उनके लिए अच्छा होता कि वो घोषणा करते कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूँ और राजनीति से रिटायर हो रहा हूँ। उनके राजनीति से रिटायर होने के बाद उनका बेटा राजनीति में आता तो कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगाता। दूसरा इस तरह का उदाहरण है उड़ीसा में नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक राजनीति में आए जब उनके पिता बिजू पटनायक का देहांत हो गया। किसी ने उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया
और उन्होंने आखिरी समय तक, आखिरी समय से मेरा मतलब जब तक मुख्यमंत्री रहे, 24-25 साल मुख्यमंत्री रहे, 99 में बने थे, 2024 में वो चुनाव हारे, उसके बाद हटे हैं मुख्यमंत्री पद से, कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, आखिरी चुनाव में भी नहीं और चुनाव हारने के बाद भी नहीं। तो अगर इस देश में किसी नेता के बारे में, किसी क्षेत्रीय नेता के बारे में आप कह सकते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कभी नहीं की, तो वो नवीन पटनायक है। ये खूबी जो है नीतीश कुमार की भी थी, लेकिन अब वो उसको खोने जा रहे हैं। अगर वो राजनीति से हट जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं है तो राज्यसभा जाकर क्या हासिल करेंगे। लेकिन राजनेताओं में एक अजीब सी सत्ता की लालसा होती है। 80 साल से ऊपर के शरद पवार न जो ठीक से बोल पाते हैं, न ठीक से चल पाते हैं, वो भी राज्यसभा में आने के लिए बेकरार हैं और आ रहे हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार के लिए स्वर्णिम अवसर था, मेरा मानना है, कि वो भारतीय राजनीति में एक उदाहरण पेश करते हैं कि जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, न भ्रष्टाचार के रास्ते पर गए और न परिवारवाद के रास्ते पर गए। लेकिन अब उन्होंने अपना कद घटा लिया है। उनका बेटा डिप्टी सीएम होगा और वो राज्यसभा में होंगे, तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड था बीजेपी के सामने उनका, वो खत्म हो जाएगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार की कोई भूमिका होगी। ये बीजेपी तय करेगी, उनको सूचना दी जाएगी, उनकी सलाह से बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं तय होगा। और मुझे मालूम नहीं है कि वो सलाह देने की स्थिति में भी है कि नहीं। हर व्यक्ति को तय करने का ये अवसर देता है जीवन कि कब वो बोले कि अब बस बहुत हो गया, अब रिटायर हो जाना चाहिए। और जब ये बात आती है तो मैं हर बार एक उदाहरण देता हूँ क्रिकेट से, 2 खिलाड़ियों का, एक सुनील गावस्कर और दूसरे कपिल देव। दोनों महान खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर मैं कहूँगा महानतम बल्लेबाज भारत के, और कपिल देव महानतम ऑलराउंडर भारत के। दोनों ने जब रिटायरमेंट का मामला आया तो किस तरह से व्यवहार किया। सुनील गावस्कर ने रिटायरमेंट की अचानक घोषणा की। सब लोग कहने लगे कि ऐसी क्या जल्दी थी, अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी था। बड़ी रिक्वेस्ट हुई, बहुत लोगों ने कहा कि रिटायरमेंट मत लीजिए, अपना फैसला वापस ले लीजिए। दूसरी तरफ कपिल देव एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हेडली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए टीम में बने रहे, बल्कि कहें कि टीम में एक तरह से धोए जाते रहे। आखिर में बीसीसीआई ने उनको कह दिया, ये सीरीज़ आखिरी है आपका, इस सीरीज़ का आखिरी मैच आपका आखिरी मैच है। अगर रिकॉर्ड आपने बना लिया तो ठीक, नहीं बनाया तो भी ठीक। तो लोग उस समय पूछ रहे थे कपिल देव रिटायर कब होंगे। तो सबसे अच्छा रिटायरमेंट होता है जब लोग कहें कि अभी क्यों। जब लोग पूछने लगे कब, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जो है शेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं। दूसरा राजनीति में उदाहरण केवल एक मुझे नजर आता है, वो है नानाजी देशमुख का। बीजेपी में जब उनको समझ में आ गया कि अब आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने एक सैद्धांतिक घोषणा की कि सभी नेताओं को 60 की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, और जैसे ही 60 के हुए रिटायर हो गए, राजनीति से चले गए। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जैसा राजनीतिक जीवन जिया, उसमें उनके लिए अच्छा होता कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के साथ साथ वो राजनीति से रिटायरमेंट की भी घोषणा करते, तब भी उनका बेटा डिप्टी सीएम बनता, कोई नहीं रोकता। लेकिन तब परिवारवाद का आरोप नहीं लगता, तब सत्ता के लालच का आरोप नहीं लगता। राज्यसभा में जाकर आखिर नीतीश कुमार जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें क्या हासिल कर लेंगे जो वो पहले हासिल नहीं कर पाए हैं। मेरा मानना है कि जीवन जो है हमेशा इस तरह का मौका नहीं देता जैसा मौका नीतीश कुमार को मिला था, और वो नीतीश कुमार उस मौके का उपयोग करने में चूक गए। उनके बारे में कोई नहीं कहेगा, उनकी राजनीति के बारे में, कि उन्होंने वंशवाद की राजनीति नहीं की। ये जो अर्जित किया पूरे राजनीतिक जीवन में, उस पूंजी को, उस राजनीतिक पूंजी को उन्होंने 1 मिनट में गंवा दिया, जैसे ही तय किया कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा और बेटा मेरा डिप्टी सीएम बनेगा। तो ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग जो है आखिर में छोटे से लालच में, छोटे से प्रलोभन में अपने जीवन का जो अर्जित पुण्य है उसको गंवा देते हैं। वही किया है नीतीश कुमार ने।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।